प्रोफेसर जितेंद्र मीणा जी के पास। सर सही बात है कि हम सभ्यता के नाम पर सभ्य होते चले जा रहे हैं। विकास का तरह-तरह का मॉडल, तरह-तरह का मानक हम स्थापित कर रहे हैं। लेकिन वो हमारा आदि समाज आदिवासी समाज जो यहाँ का मूल है, उसकी उपेक्षा, उसका दमन, उसका शोषण, उसका उत्पीड़न लगातार वैसे ही बना हुआ है। और जो कोई भी उनके अधिकारों के लिए या ऐसे दलित शोषित पीड़ित पीड़ित लोगों के लिए वो करेगा, उसको एकदम टैग कर दिया जाता है, ये तो नक्सलाइट है, ये तो ये तो नक्सलवादी है। और अगर कोई वैचारिकी भी करता है अपना शहरी एरिया में, तो उसको अर्बन नक्सल आजकल एक शब्द आ गया, अर्बन नक्सल है। और इस नक्सल शब्द को ऐसा परिभाषित कर दिया गया है, जैसे कितने लुटेरे, कितने बड़े खूंखार लोग हैं ये, और उसको करके और उनको दमन किया जाता है, उनको डरा-धमका करके। इनके संघर्ष को खास करके जो नारा बिरसा मुंडा जी ने उस समय दिया था, डिक्को के खिलाफ आंदोलन, वो डिक्को के खिलाफ उलगुलान आज की तारीख में भी वैसे चल रहा है। कुछ लोग भले ही मॉडल के रूप में चुन करके ऊपर बैठा दिए गए हों अपना प्रतीक रूप में, लेकिन वो आदिवासी तो हमारा वही है। उसका शोषण दमन उत्पीड़न वैसे ही हो रहा है। उसके नीचे से इतने बड़े खदान का मालिक, इतने बड़े खजाने का मालिक आज की हालत में एकदम बदहाल पड़ा हुआ है। आप क्या देखिए, तो इन सारे संदर्भों में आप मीणा जी आज ये बिरसा मुंडा को आप कैसे याद करते हैं? और आज की तारीख में बिरसा मुंडा के उस आंदोलन की कितनी आवश्यकता है और उस पर कितना चल पा रहे हैं? आज की तारीख में तो तमाम पार्टियां भी आदिवासियों के बीच भी तमाम पार्टियां बन गई है। तो उन सारे लोगों का आखिर एक साथ एकत्रित होकर के अगर आंदोलन चलता है, तो तुमको लगता है कि कुछ ज्यादा मजबूती आती। तो इन सारे संदर्भों में आपकी टिप्पणी जितेंद्र मीणा जी। जी शुक्रिया। सर्वप्रथम बहुजन संवाद के तमाम दर्शकों को आज बिरसा मुंडा की जयंती पर जोहार, शुभकामनाएं। जहां तक आनंद जी आपके सवाल का जवाब का अगर हम लोग बात करें, तो जो लड़ाई बिरसा मुंडा के दौर में चल रही थी, और ये लड़ाई बहुत पुरानी लड़ाई है, और ये लड़ाई बेसिकली संसाधनों को बचाने की और संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई है बेसिकली। अगर मोटा मोटी इसको अगर हम बहुत सामान्य ढंग से समझने की कोशिश करें, तो आदिवासी जो व्यवस्था है, आदिवासी जो पूरी की पूरी परंपरा है, जिसमें कहीं पर भी जो संपत्ति है, चाहे जंगल हो, जमीन हो, नदी नाले पहाड़ हो, या किसी भी तरीके की और जो रिसोर्सेज हमारे जिनको हम लोग कहते हैं, इन सब पर आदिवासी परंपरा में ये माना गया है कि ये सबके साझे है। जो इस धरती पर आया है, उसको उसकी जरूरत के लिए उसका यूटिलाइजेशन करना है, और उसे अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी उसे बचा करके छोड़ करके जाना है। ये आदिवासी परंपरा का, आदिवासियत का आधार है। और इसीलिए आप देखेंगे तो आदिवासियों में कहीं निजी संपत्ति जैसा कोई ख्याल नहीं दिखेगा, कोई विचार ऐसा आपको नहीं दिखेगा। तमाम जमीन हो, आज भी बड़े पैमाने पर सामूहिक जमीनों का कॉन्सेप्ट है कि जमीन है तो पूरी की पूरी गांव की जमीन है, पूरी कम्युनिटी की जमीन है, और या फिर एक ग्रुप की जमीन है। बहुत कम हिस्से ऐसे हैं आज भी आदिवासी इलाकों में, खास करके FRA 2006 जब आया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, तब जाकर के बड़े हिस्से को जो है जमीनों पर व्यक्तिगत राइट्स देने की बात कही गई थी। ये बात अलग है कि हकीकत में कितने लोगों को मिला, उसमें भी अगर हम लोग आंकड़े देखें पिछले सरकारों के, तो पिछले साल जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, तब एक आंकड़ा आया था कि लगभग 24 लाख लोगों को जमीनों पर मालिकाना हक के पट्टे दिए गए FRA 2006 के तहत। लेकिन इस देश में लगभग 13 करोड़ की आबादी, उसमें से अगर 23-24 लाख का नंबर काट भी देते हैं, ये बहुत छोटा नंबर है। खैर, उसके अलावा बाकी अभी भी समाज पूरा बचा हुआ जिसके पास जमीनों पर मालिकाना हक नहीं है। ज्यादातर जमीनें कम्युनिटी के पास में है, या गांव के पास में है, या किसी समूह के कब्जे में। आदिवासी इलाकों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जब ब्रिटिशर्स आते हैं, तो उन्होंने भी उसी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, और उनका मोटो था कि किस तरीके से वो उस जमीन से प्रॉफिट कमा सके। आजादी के बाद, और एक और चीज इसमें, एक और चीज थी कि जमीनों पर कब्जा करने के लिए उन्होंने कई, एक तो कानूनी प्रक्रिया थी, जमीनों का सर्वे किया गया, जंगलों का सर्वे किया गया, उसका कैटेगराइजेशन किया गया, रिजर्व फॉरेस्ट, अनरिजर्व फॉरेस्ट का जो आइडिया आज की तारीख में हम लोग देखते हैं, ये सब अंग्रेज हुकूमत के दौर का है। और ये इसीलिए किए गए ताकि जमीनों से किस तरीके से आदिवासियों को बेदखल किया जा सके, उसके लिए पूरी पूरी परंपरा जो है शुरू हुई थी। खैर,
उसके खिलाफ लगातार एक गुस्सा आदिवासियों के बीच में था और आदिवासियों ने इसका जम करके विरोध किया। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब से अंग्रेजों ने आदिवासी इलाकों में घुसना शुरू किया, चाहे तिलका मांझी के दौर से लेकर के और आजादी के समय तक, लगातार उनका विरोध होता रहा। दूसरा एक और रास्ता था जिसके तहत इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को लेजिटिमेट दिखाने की कोशिश की थी, जिसको वैलिडिटी देने की कोशिश की थी। इसका काम किया था आदिवासी इलाकों में। अगर देखें खास करके नागपुर, जिसको आज की तारीख में हम लोग झारखंड का हिस्सा, थोड़ा बिहार का हिस्सा, ये सब जो छत्तीसगढ़ का जो कुछ हिस्सा है, इस इलाके में देखें तो लगभग 1845 के आसपास में जो है मिशनरीज ने घुसना शुरू किया और उन्होंने जो है यहाँ पर इन तमाम तरीके की प्रक्रियाओं को लेजिटिमेसी देने की कोशिश की थी। और उसके चलते भी एक गुस्सा जो है लगातार चलता रहा और हम लोग देखते हैं कि एक पूरी की पूरी व्यवस्था के खिलाफ जो है आदिवासियों के रिसोर्सेज को लूट की जो है एक प्रक्रिया शुरू होती है और उसका खिलाफ जो है बगावत का सिलसिला भी लंबा इतिहास रहा है। आज भी अगर हम लोग देखें तो लड़ाई वही की वही है जो बिरसा के दौर में थी, जो तिलका दौर में थी, जो गुंडादुर के दौर में थी, या फिर जैन सिंह हलवा से लेकर के टंट्या मामा के दौर में थी। लड़ाई सेम की सेम वही चल रही है। रिसोर्सेज, एक तरफ रिसोर्सेज को बचाने की लड़ाई, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो उसको लूटने पे तुले हुए। पहले वो काम अंग्रेज कर रहे थे, जमींदार कर रहे थे, ठेकेदार कर रहे थे, साहूकार कर रहे थे, महाजन कर रहे थे और बाकी के लोग थे। आज भी वही लोग हैं। आज भी जो है बाहर से आए हुए लोग हैं, चाहे उसमें अलग अलग कंपनियां हो, अलग अलग पूंजीपति हो, सरकारें हो या बाकी के लोग हो, वो वही जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको लेजिटिमेस देने के लिए या अपना जैसा दिखाने के लिए तमाम तरीके के, जैसे आप विज्ञापनों का दौर चल रहा है कि हम भी आज जो है बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं, संघ वाले भी बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं, कांग्रेसी भी बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है अडानी जी भी बिरसा मुंडा के नाम पर कोई पोस्टर छापे होंगे। तो अंबानी जी ने छापा है। झारखंड में तो टाटा नगर बसा ही दिया, उसमें भी टाटा नगर जो है टाटा पूरा आदिवासी इलाका छीन करके वो सब कर दिया गया। तो हर जगह ये सिलसिला जो है चल रहा है। आज भी पूरी की पूरी आदिवासियों की लड़ाई अपने संसाधनों को बचाने की लड़ाई है। जो लोग उस दौर में बगावत कर रहे थे, जो लोग उस दौर में इस प्रक्रिया के खिलाफ में थे और आज भी जो लोग उसके खिलाफ है, उसको ट्रीटमेंट वही ट्रीटमेंट है जो अंग्रेजी सरकार ने बिरसा के साथ किया, भारत सरकार या कोई राज्य की सरकार आजादी के बाद अब कर रही है आदिवासी इलाकों में। आप आदिवासी इलाकों में जमीन को बचाने की बात कीजिए, आपके ऊपर तुरंत तमाम तरीके की धाराएं, तमाम तरीके के कानून, देशद्रोह तक का मुकदमा लगा करके, एनआईए से लेकर के, नक्सली से लेकर के और तमाम तरीके के टैग दे करके, विकास विरोधी और न जाने क्या क्या टैग दे करके आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। और उसी तरीके की कॉन्स्पिरेसीज होंगी जो बिरसा के दौर में हुई थी, वही कॉन्स्पिरेसीज आज चल रही है और वहां पर इस तरीके का इन ह्यूमन ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा कि ये मैसेज करने की कोशिश की जाएगी कि अगर आप इस पूरी की पूरी प्रोसेस के खिलाफ खड़े हुए तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। और एक पूरे समाज को मैसेज देने की कोशिश हो रही है। हसदेव का एग्जांपल ले लीजिए, सिलगेर का ले लीजिए, नेतरहाट का ले लीजिए, देश का कोई भी हिस्सा ले लीजिए, मणिपुर का हिस्सा ले लीजिए। मणिपुर की जो लड़ाई है वो किस बात की लड़ाई है? मणिपुर में जो पिछले 1.5 साल से चल रहा है, मणिपुर की लड़ाई बेसिकली जमीन की लड़ाई है, क्योंकि वहां की जो घाटी के बाहर का जो हिस्सा है, जो लगभग 90% हिस्सा है, वो मणिपुर के आदिवासियों के पास में है, जमीन मेनली। और जो बाकी के गैर आदिवासी हैं उनके पास शहर, खास करके जो घाटी का हिस्सा है वही उनके कंट्रोल में है, बाकी की जमीन उनके पास में नहीं है। तो इसीलिए सरकार उनको जो है गैर आदिवासियों को आदिवासी का स्टेटस दे करके और हिली एरियाज में या रिजर्व एरियाज में उनकी जमीनों पर कब्जा करना चाह रही थी। इतनी सी लड़ाई थी, उसका आज देख लीजिए क्या नतीजा हुआ, किस तरीके का ट्रीटमेंट मणिपुर के आदिवासियों को मिला। मणिपुर के साथ क्या हुआ इस देश में 21st सेंचुरी में, हम सब ने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा, आदिवासियों ने देखा, गैर आदिवासियों ने देखा। और हम आज तक ये समझ लीजिए कि हम मणिपुर के साथ नहीं खड़े हुए, नहीं खड़े हुए, कोई खड़ा नहीं हुआ। ना इस देश की सरकारें खड़ी हुई, ना इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हुई और ना इस देश का गैर आदिवासी खड़ा हुआ, ना इस देश उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। हसदेव के आम मामले में देख लीजिए, हसदेव में या बस्तर के और बाकी के हिस्सों में जो चल रहा है, क्या वहां के आदिवासियों के साथ कोई खड़ा हुआ है? नहीं खड़ा हुआ है। आदिवासी खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आज की तारीख में इन राज्यों की जेलों में चले जाइए, आदिवासी अंडर 12 कैदियों की संख्या कितनी बड़ी है।
ज्यादातर लोग बिना ट्रायल के जेलों में सड़ रहे, मर गए। ऐसे में आप परिणाम वही होगा जो बिरसा का हुआ। आप बहुत ज्यादा अगर पॉपुलर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा लोगों को मोबिलाइज करने की क्षमता रखेंगे, तो आपको जैसे बिरसा को जहर दिया गया, आपको भी जहर दे दिया जाएगा। जहर नहीं देंगे तो उससे जहर देने की नौबत ना है, इसलिए उससे पहले होगा ये कि आपको गोली मार दी जाएगी और आपको या तो जो है नक्सली कह दिया जाएगा, उपद्रवी कह दिया जाएगा, आतंकी कह दिया जाएगा, कुछ और कह दिया जाएगा। और कुछ नहीं होगा तो वर्दी पहना करके, कुछ जो है खास किस्म के पैंट शर्ट पहना करके, देसी कट्टा रख करके, और बोले कि आपके ये फोटो है, उस पर हार चढ़वा करके, उस पर अखबार में छपवा करके पुलिसकर्मी अपना अवार्ड ले लेगा और चला जाएगा, वो अपना प्रमोशन पा जाएगा। तो भी थी, यही स्थिति आज भी है। आदिवासियों का देखिए, आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 50% से ज्यादा हिस्सा इस देश का, अगर हम लोग देखें 19th सेंचुरी में ऐसा था जो आदिवासियों के कंट्रोल में था, जो जंगल का हिस्सा था, जिसको बचाने की जिम्मेदारी आदिवासियों की थी, और वो सदियों से चले आ रहे थे और वो उसको बचाए हुए थे। और आज की तारीख में देख लीजिए कितना कम हिस्सा बचा हुआ है जंगल के रूप में, और आदिवासियों के कंट्रोल में जो बचा है, ज्यादातर हिस्से को सरकार ने उजाड़ दिया गया। वो विकास के नाम पर उजाड़ा, कहीं पर माइनिंग होनी थी, कहीं पर डैम बनाने थे, कहीं डेवलपमेंट के कोई और प्रोजेक्ट लगाने थे, कहीं से बिजली चाहिए थी, कहीं से कोयला चाहिए था, कहीं से लोहा चाहिए था, कहीं से कुछ और चीजें चाहिए थी। और उस नाम पर पूरा का पूरा आदिवासी इलाका खाली करा लिया गया, और खाली करा करके उसको लूट लिया गया, और अलग अलग तरीके से उसको जो है, आज की तारीख में देखिए तो एक ही चीज है, आदिवासी दिखाने के लिए ड्राइंग रूम की तस्वीरों में बहुत अच्छा लगता है, खास करके इलीट क्लास के ड्राइंग रूम्स में, या पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यालयों में आदिवासियों की तस्वीरें बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि वो उस एस्थेटिक्स को बहुत बढ़िया शूट करती है कि एक चमकीली दीवार पर एक टेढ़ा मेढ़ा आदमी, काला सा आदमी, झुर्रियां पड़ी हुई है, और एक डंडा लेकर के पीछे किसी झोपड़ी या जंगल में कहीं खड़ा हुआ, वो बहुत शानदार पोर्ट्रे होता है, जो उस दीवार को, उस घर को, उस कार्यालय को बहुत अच्छी इमेज देता है, एक प्रोग्रेसिव टाइप, एक अच्छा लुक देता है। और इसी तरीके की ये जो पूरी की पूरी परंपरा है, ये लगातार तब से चली आ रही है, आज भी चल रही है। और आदिवासी का इस्तेमाल, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री उसी पोर्ट्रेट की तरह, उसी तस्वीर की तरह है, जो सफेद दीवार पर वो जो तस्वीर टंगी हुई है। इस देश का राष्ट्रपति की भी स्थिति, अगर हम मायने में, अगर मैं आदिवासी समाज की तरफ से देख करके कहूं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक तस्वीर की भांति एक जगह रख दी गई है, जिनकी कोई भूमिका नहीं है, एक ही भूमिका कि वो उस कुर्सी पर विराजमान है, और आदिवासी समाज से वो बिलोंग करती है, तो यही उनकी जो है पहचान है। और इसको हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से इस पहचान को, उस कुर्सी पर बैठे हुए उस उनकी आइडेंटिटी को जो सरकार है उसने किस तरीके से भुनाया था चुनावों के दौरान। तो उस तस्वीर को ग्लोरीफाई करने का काम भी सरकारें करती रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज करती रही हैं। लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं कि तस्वीरों में बिरसा बहुत अच्छे लगते हैं, तस्वीरों में तिलका मांझी, गुंडाधुर, गैंसी, तमाम आदिवासी आइकॉन्स अच्छे लगते हैं, लेकिन वो हकीकत में किसी को पसंद नहीं है। आदिवासियों में आज के दौर में देख लीजिए, पिछले 70-75 सालों में जितने हिस्सा आपका आदिवासी इलाकों में लूट और वो जो चल रही है आज की तारीख में, वो लूट के खिलाफ जो लोग भी हैं उनको उसी तरीके से मार दिया गया। आज तमाम तरीके के साथियों की बात हो रही थी, हम लोगों ने प्रोफेसर जी एन साई बाबा की बात की, स्टैन स्वामी की बात की, और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो गैर आदिवासी समाज से, जिनकी पकड़ दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े शहरों तक है, इंटरनेशनल जिनकी मार्केट में जिनकी पहचान है, चाहे एकेडमिया हो, चाहे इंटेलिजेंसिया हो, चाहे एक अलग किस्म का जो जिससे सिविल सोसाइटी के उसमें पहचान है, और उनकी बात हो रही है क्योंकि उनका संपर्क वहां से है। लेकिन शायद लाखों की तादाद में ऐसे लोग होंगे, जीएन साई बाबा जैसे लोग, जिनको कोई नहीं पहचानता, वो अपनी जल जंगल जमीन को बचाते हुए खत्म हो गए, उनका कोई नाम लेने। तो इसीलिए मैं यही बातें आपसे कहना चाहता हूं कि आज के दौर में ये जरूरी है कि तस्वीरों से बाहर निकाल करके आदिवासियों की जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। और जैसा कि अभी सुनीलम जी कह रहे थे
कि एक बार आदमी को अब आदिवासी इलाकों में जाना चाहिए, बस्तर में भी जाना चाहिए, झारखंड भी जाए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमाम हिस्सों में टूरिस्ट बन के ना जाए, और ये सोच करके ना जाए कि आदिवासी इलाकों में जाकर के हमको जमीन खरीदनी है, ये सोच करके ना जाए कि हमको वहां पर उस इलाके में बहुत अच्छी ग्रीनरी है तो हमें वहां पर फार्म हाउस बनाना है, बुढ़ापे में जाकर के मैं वहां कुछ अपना जो है जो मस्ती का जीवन है जी सकूं, बुढ़ापे में शांति से मर सकूं। इसलिए आदिवासी इलाकों में ये सोच करके कोई बिल्कुल ना जाए। अगर किसी को सच में हमदर्दी है तो वो जाए, देखे, उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करे कि आदिवासी किस दौर से, किस क्राइसिस से, किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ताकि जो है आ सके। जी आनंद जी। जी सर, आज आदिवासी मात्र पोर्ट्रेट बन के रह गया है दीवालों पर, एलीट वर्ग की दीवालों पर। बिल्कुल वैसा ही पोर्ट्रेट बन के रह गया है जैसे हमारे संविधान में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता सब पोर्ट्रेट बन के रह गया है। और फिर स्थिति ये होती है कि उसके लिए अगर उसका आंदोलन तेज होगा तो वह भी समुदाय विशेष को, वर्ग विशेष के लोगों को खटकने लगता है, और वो एन चेन प्रकारे ले रहता है कि उस शब्द को ही वहां से कैसे हटा दिया जाए। उसके लिए भले ही पूरे संविधान की तिलांजलि देनी पड़े, संविधान को भी लाल किताब कह के नक्सलाइट के ये नक्सलवाद के प्रतीक के रूप में उसको दिया जाता है। ऐसे ही आज की तारीख में जो हमारा आदिवासी पोर्ट्रेट बन के रह गया है, हमारे दीवारों की शोभा बढ़ा रहा है, हमारे यहाँ तमाम कुर्सियों पर उसको स्थापित करके के वहां हम उसको शोभा की वस्तु बना दिए हैं। जिस दिन ये हमारा आदिवासी अपने अधिकारों के लिए सही मायने में संघर्ष करना शुरू कर देगा, और अगर इसको उठा करके देखें तो आदिवासी समाज की जो मूल पहचानकी है, जो उसका पूरा जीवन दर्शन है, वो तो समता मूलक समाज की तरफ से है। सही मायने में समाजवाद को प्रतिस्थापित करने वाला, समाजवाद का सपना देखने वाला, समाजवादी समाज की स्थापना करने वाला, समाजवादी व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से जीने वाला अगर कोई समुदाय है, अगर कोई वर्ग है, तो वो हमारा आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समूह है। लेकिन उसके बावजूद भी इस समुदाय को, इस तबके को, इस वैचारिकी को, इस सैद्धांतिकी को हम नक्सलाइट करके, या ऐसे जितने भी लोग हैं नक्सलाइट करके हम उनके दमन की बार बार कोशिश करते हैं। सत्ता की तरफ से भी होता है,